हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है व्हाट इज ए डब्ल्यू एस लैम्डा। ठीक है, ए डब्ल्यू एस लैम्डा क्या होता है ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है लैम्डा। अच्छा, तो लैम्डा को जानने से पहले हमें एक टर्म होता है सर्वरलेस, वो जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना इसको जाने हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ए डब्ल्यू एस लैम्डा जो होता है वो क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ए डब्ल्यू एस लैम्डा जानने से पहले आइए पहले ये देखते हैं कि सर्वरलेस होता क्या है। तो सर्वरलेस इज अ टर्म दैट जनरली रेफर टू सर्वरलेस एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब सर्वरलेस क्या है, एक तरीके खाली एक टर्म है, मतलब आप कह सकते हो कि एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा एप्लीकेशन होता है वो एक तरीके से एक ऐसे सर्वर पे आप कह सकते हो कि वो रखा होता है। जो हमारा एप्लीकेशन है, जो हमारा वेबसाइट है, वो ऐसे सर्वर पे रखा होता है जहाँ पे एक्चुअली में कोई सर्वर होता तो है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कह सकते हैं कि सर्वर नहीं है। अब हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि वो सर्वर नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप उसको किसी जगह किसी सर्वर पे होस्ट करते हैं, फिर चाहे वो गो डैडी हो चाहे वो होस्ट गेटर हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप सर्वर को होस्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या होती है, आपको जरूरत पड़ती है सीपीयू की, आपको जरूरत पड़ती है रैम की, आपको जरूरत पड़ती है बैंडविड्थ की। ठीक है, आपको ये सब कुछ जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो सर्वर होते हैं जब हम उसको परचेस करते हैं तो वो सब हमको वहाँ से बने बनाए मिल जाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, सपोज अगर हमारा कोई बड़ी वेबसाइट है, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, तो हमें उसको अपनी साइज कस्टमाइज करना होता है कि हमें कितने रैम का वो सर्वर चाहिए होता है, कितने उसमें कोर होने चाहिए, कितना उसका बैंडविड्थ होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमको मैनेज करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग सर्वर को मैनेज कर रहे हैं, हमें एक बंदा प्रॉपर असाइन करना पड़ता है उस सर्वर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, लेकिन सर्वरलेस में क्या होता है कि हमको ये सब कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी जहाँ पे हमारी वेबसाइट होस्ट है वो खुद ही है, सब कुछ खुद से मैनेज कर रहा है। वो उसको कब सीपीयू जरूरत पड़ रही है वो खुद से सीपीयू को इंक्रीज इंक्रीज कर सकता है, कब उसको रैम की जरूरत पड़ रही है वो अपने हिसाब से खुद ही रैम को इंक्रीज कर सकता है, रैम को डिक्रीज कर सकता है। जब ज़्यादा यूज़र उस पे आ रहे होते हैं, जब ज़्यादा यूज़र उसको विजिट करते हैं तो खुद से वो बैंडविड्थ को इंक्रीज कर देता है। अगर यूज़र कम है तो खुद से बैंडविड्थ को कम कर देता है। मतलब यहाँ हो क्या रहा है कि हमारी जो भी वेबसाइट जिस जगह पे होस्ट है, जिस सर्वर पे होस्ट है, हमें उस सर्वर को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सर्वर खुद में इतना ज़्यादा वो उसको कैपेबल है कि वो खुद से चीज़ों को मैनेज कर सकता है कि उसे कब रैम को बूस्ट करना है, कब उसको रैम को डिक्रीज करना है, कब उसको बैंडविड्थ बूस्ट करना है, कब उसको जो सीपीयू कोर होता है उसको बूस्ट करना है। तो सर्वर को खुद से पता है कि कब उसको रिक्वायरमेंट बढ़ानी है, कब उसको रिक्वायरमेंट घटानी है। ये किसी डेवलपर पे या फिर किसी डेवॉप्स की टीम पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो एक एक वो चीज़ों को जा करके उसको मैनेज करे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्वरलेस। मतलब यहाँ पे सर्वरलेस का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे डेवलपर को मतलब चीज़ों को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सर्वर खुद से चीज़ों को मैनेज कर लेता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया हो कि सर्वरलेस क्या होता है। हाँ, अब यहाँ पे एक टर्म जैसे आपको लग रहा होगा सुनने में कि सर्वरलेस मतलब यहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैकएंड में एक सर्वर होता है। आखिर आखिर जब हमारी वेबसाइट चल रही है तो कहीं तो होस्ट चलेगी, कहीं तो हम उसको होस्ट करेंगे। तो वो हो वहाँ पे एक सर्वर ऑलरेडी होता है। लेकिन हम लोग इसको सर्वरलेस क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मैनुअली सर्वर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्वर खुद से सब चीज़ को मेंटेन कर सकता है या भी मेंटेन करता है। हमें उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें उसको मेंटेन करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि सब कुछ उसको पता है कि कब उसको अपनी चीज़ों को बूस्ट करना है, कब उसको डिक्रीज करना है, कब उसको रैम को इंक्रीज करना है, कब उसको बैंडविड्थ इंक्रीज, मतलब सब कुछ जो भी सर्वर से चीज़ें रिलेटेड हैं वो सारा कुछ सर्वर खुद से मैनेज कर सकता है। हमको उसको पर्टिकुलर मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सर्वर को मैनेज करने के लिए टाइम नहीं देना है। ठीक है, ये होता है सर्वरलेस। ठीक है, अब देखते हैं लैम्डा क्या होता है। तो लैम्डा जो होता है वो क्या है, इवेंट ड्रिवेन सर्वरलेस कंप्यूटिंग। मतलब जो लैम्डा होता है ये अपने आप में ही सर्वरलेस है। मतलब जिस सर्वरलेस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, आपने अभी टर्म जान गए आपकी सर्वरलेस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो लैम्डा होता है यही लैम्डा होता है सर्वरलेस।
मतलब जो भी हम लोग इस लैम्डा पे जो हम लोग फाइल डालते हैं, ठीक है, हमने जो भी लैम्डा पे फाइल डाला, उसके बाद हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि कब यूजर हमारे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो उस समय हमको रैम को बूस्ट करना है, उस समय हमें कोर को इंक्रीज करना है, उस समय हमें बैंडविड्थ बढ़ाना है। हमें ये हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है, डेवलपर को हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ जो भी कुछ है वो AWS लैम्डा अपने आप में मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट होती है AWS लैम्डा की। तो कहने का मतलब ये है कि AWS लैम्डा को हमें कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उसको कितना रिसोर्स चाहिए होता है, हमें कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। AWS लैम्डा अपने आप में सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। जो भी यहाँ पे फाइल एग्जीक्यूशन होता है, चाहे हम लोग कोई फाइल ऐड कर रहे हो, चाहे वो डिलीट कर रहे हो, चाहे कोई भी रिक्वेस्ट हम लोग हिट कर रहे हो AWS लैम्डा पे, ठीक है, तो ये सारा कुछ AWS लैम्डा अपने आप में हिट कर लेता है। हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि हम एक एक जाके सर्वर को बैठ के उसको मैनेज करें। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा कि AWS लैम्डा जो है वो क्या होता है। तो अगर हम लोग फिर से बात करें सिंपल टर्म में, तो AWS लैम्डा जो है वो क्या होता है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें एक बार फाइल होस्ट कर दे, उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ती है सर्वर को मैनेज करने की। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये AWS लैम्डा क्या है और ये सर्वरलेस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग जानते हैं कि जब भी दिवाली आती है तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर जो भी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वहाँ पे सेल आते हैं। ठीक है, जैसे बिग बिलियन डे सेल आते हैं, फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आते हैं, ठीक है, इस टाइप के सेल आते हैं। तो उस टाइम पे कंपनियों को क्या करना पड़ता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, जो भी ये कंपनी, उनको क्या करना पड़ता होगा, अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो वहाँ क्या होता है कि उनको उस टाइम पे उनको पता है कि अब दिवाली सेल आ रहा है तो यूजर इसमें काफी ज्यादा विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट पे। उस टाइम पे वो क्या करते हैं, जो उनका CPU रिसोर्स होता है उसको बढ़ा देते हैं, जो उनका बैंडविड्थ होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, रैम को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें यूजर हमारी वेबसाइट पे काफी ज्यादा आने वाले, काफी हैवी ट्रैफिक आने वाली होती है। ठीक, लेकिन जब ये फेस्टिवल सीजन खत्म हो जाता है या फिर नॉर्मल डे में बात करें, उस समय ज्यादा उस समय यूजर ट्रैफिक नहीं आता है, तो फिर से उनको क्या करना पड़ता होगा कि जो उनकी बैंडविड्थ है, जो उन्होंने रैम इंक्रीज किया है, फिर से डिक्रीज करना पड़ता होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कंपनी को चीज़ों को खुद से मैनेज करना पड़ रहा है कि हाँ, अच्छा ये फेस्टिवल आने वाला है, अब हमें ये चीज़, इस चीज़ को बूस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये फेस्टिवल खत्म हो गया, अब हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो चलो हम लोग इस चीज़ के फालतू में पैसा क्यों दे, अब हम इसको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक, तो इससे होता क्या है कि पर्टिकुलर क्लाउड सर्वर को मैनेज करने के लिए वहां पे कुछ डेवऑप्स की टीम होती है जो कि उस चीज को मैनेज कर रही होती है कि कब हमें CPU यूटिलाइजेशन बढ़ाना है, कब हमें उसको घटाना है। ठीक, लेकिन AWS लैम्डा में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने कोई भी अपनी वेबसाइट को AWS लैम्डा पे अगर आपने होस्ट कर दिया, अगर आपने उसको वहां पे डाल दिया, तो सर्वर खुद से इन चीजों को मैनेज कर लेगा। जब उसको लगेगा कि नहीं, अगर ट्रैफिक कम आ रही है, तो वो खुद से जो भी रिसोर्स होते हैं उसको उसको घटा देगा। ठीक है, और अगर उसको लग रहा है कि नहीं इस समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है, तो खुद से उसको इंक्रीज कर देगा। मतलब यहाँ पे डेवलपर को या फिर डेव ऑप्स की टीम को हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है। सारा कुछ AWS लैम्डा खुद से हैंडल कर रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से कि AWS लैम्डा क्या होता है और ये सर्वरलेस किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट करें। जो लिंक होगी मैंने दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेक्शन को और जो प्रीमियम सेक्शन है आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप प्रैक्टिस सेक्शन में आप जो MCQ टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपकी जो तैयारी होगी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और जो प्रीमियम सेक्शन है, अगर आप यहाँ विजिट करते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हमने केवल इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को ही कवर किया है। ठीक है, तो इससे आपकी तैयारी जो होगी और अच्छे से हो जाएगी और आपको मालूम चल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक, और हमने एक ई बुक को भी लॉन्च किया है। तो उस ई बुक में हमने केवल इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया है और काफ़ी कम प्राइस में हमने इस ई बुक को लॉन्च किया है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। ठीक है, अब ये जो एक डायग्राम है, ठीक है, ये इस डायग्राम को आप देखिए, ये होता है हमारा Amazon API गेटवे। Amazon API गेटवे क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो Amazon API गेटवे से होकर कहीं जाता है। जब हमने कोई रिक्वेस्ट किया, मतलब गेट या पोस्ट जो भी वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो Amazon API गेटवे से होकर कहाँ जाता है, वो जाता है लैम्डा पे। अब लैम्डा पे गया, जो भी उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, चाहे वो डेटाबेस में एंट्री करना हो, चाहे उसको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब फिर से वो हमें रिस्पॉन्ड दे देता है किसके थ्रू,
अमेजन एपीआई गेटवे के थ्रू फिर से हमको रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक। और ये जो अमेजन क्लाउड वॉच है, ठीक है, अमेजन क्लाउड वॉच क्या करता है कि जो हमारा अमेजन लैम्बडा है, अमेजन लैम्बडा में जो भी वहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस सब का लॉग, ठीक है, जो भी लॉग बनता है वो सारा लॉग हम लोग चेक कर सकते हैं कहाँ पे, अमेजन क्लाउड वॉच में। ठीक है। अब अब हम लोग अगर बात करें कि जो AWS लैम्बडा है ये किस तरीके से वर्क करता है, अगर हम उसकी बात करते हैं कि मतलब इसका फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो पहला क्या है इसका पॉइंट कि हम लोग AWS लैम्बडा में इंसर्ट कर सकते हैं, चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, कहाँ पे, डायनेमो डीबी में। ठीक है। अब डायनेमो डीबी क्या है, डायनेमो डीबी ये डेटाबेस है किसका, AWS का, ये अपना डेटाबेस है। जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, लाइक पोस्टग्रे होता है, ओरेकल होता है, माइस्क्वेल होता है, मारिया डीबी होता है, ठीक है, मोंगो डीबी होता है। उसी तरीके से एक और डेटाबेस है जिसको हम बोलते हैं डायनेमो डीबी। और डायनेमो डीबी किसका है, ये AWS का अपना डेटाबेस है। ठीक है। तो इस AWS का जो डेटाबेस है DynamoDB, यहाँ पे हम लोग जो भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या फिर सेलेक्ट है, जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं CRUD का, ये सारा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं किसके थ्रू, AWS के थ्रू। ठीक है। और हम लोग AWS के थ्रू पुश नोटिफिकेशन ही भेज सकते हैं अमेजोन की जो सर्विस है SNS को यूज करके। ठीक है। एंट्री इनटू एन S3 ऑब्जेक्ट, मतलब जो S3 बकेट है इसका, उस बकेट पे हम लोग अगर हमें कोई फाइल को सेव करना है, ठीक है, तो हम लोग या फिर कोई स्टोर करना है किसी फाइल को, तो हम लोग वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर लेकिन अगर हमें कोई वहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है कि अगर हमें वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन करना है S3 बकेट पे, तो हम लोग वो भी वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक। और जो एपीआई गेटवे है, ठीक है, एपीआई गेटवे में जो एपीआई गेटवे के थ्रू हम लोग अपने AWS लैम्बडा को हिट करते हैं, जहाँ पे हम लोग गेट या पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो गई होगी कि AWS लैम्बडा क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक। मतलब जो भी हम लोग एक नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, जो भी हम लोग एक नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो सारा ऑपरेशन हम लोग AWS लैम्बडा के थ्रू भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं AWS लैम्बडा की कुछ लिमिटेशंस की, क्योंकि AWS लैम्बडा क्या है, एक सर्वरलेस है। तो अब इसलिए यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, क्योंकि अगर किसी चीज़ की बहुत मेरिट होती है तो उसे कुछ डिमेरिट भी होती हैं। ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं कुछ इसके लिमिटेशंस की, कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है, AWS लैम्बडा टूल इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, मतलब अगर हमारा कोई छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, तो हम लोग AWS लैम्बडा को हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि AWS लैम्बडा जो है वो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए होता है, जहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से जो सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है वो घटती और बढ़ते रहती है। अगर हमारा वेबसाइट है जो कि उतने ज़्यादा वहाँ पे हैवी ट्रैफिक नहीं आती है, वहाँ पे जो ट्रैफिक रहती है वो नॉर्मल, चाहे वो कोई भी डे हो, चाहे वो कोई भी मंथ हो, वहाँ पे जो ट्रैफिक होती है काफ़ी नॉर्मल रहती है। तो उस प्रोजेक्ट के लिए AWS लैम्बडा नहीं है। AWS लैम्बडा उसी चीज़ के लिए है जहाँ पे जो ट्रैफिक होती है वो सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से अप डाउन होती रहती है, कभी काफ़ी हैवी ट्रैफिक आ जाता है तो कभी काफ़ी कम ट्रैफिक रहता है। तो उस वेबसाइट के लिए, उस पोर्टल के लिए, उस एप्लीकेशन के लिए AWS लैम्बडा परफेक्ट होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, AWS Lambda entirely relies on AWS for the infrastructure, so you can't install any additional software if your code demand it। ठीक है। मतलब कि जो हमारा AWS Lambda है, ठीक है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो AWS पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका जो वेबसाइट जो आपने बनाया है, अगर उसको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती है या फिर एडिशनल किसी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो चीज़ हम AWS लैम्बडा में उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी लिमिटेशन होती है। ठीक। तीसरा क्या है, इट्स मेमोरी वॉल्यूम कैन वेरी बिटवीन 128 टू 1536 MB। मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर जब भी हमारा कोई वेबसाइट एग्जीक्यूट होता है, जब हम लोग देखते हैं, तो एग्जीक्यूट करते समय इसे कुछ रैम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो जो लैम्बडा होता है उसमें एक रैम लिमिटेशन होती है, मतलब यहाँ जो रैम होता है वो केवल 128 MB से लेकर के 1536 MB तक ही ये प्रोवाइड कर सकता है, उससे ज़्यादा ये प्रोवाइड नहीं करा सकता। ठीक है। तो ये इसकी रैम, अगर हम बात करते हैं रैम मतलब एग्जीक्यूशन की,
तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, मतलब इतने मेमोरी के बीच में हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इसमें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारा जो वेबसाइट है या फिर जो हमारा सर्वर है वो वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को जो रोक देगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी लिमिटेशन है। चौथा क्या है, लैम्डा फंक्शन हेल्प यू टू राइट देयर लॉग्स ओनली इन क्लाउड वॉच। मतलब जैसा मैंने देखा था कि जो हमारा एडब्ल्यूएस लैम्डा होता है, जो भी इसके लॉग बनते हैं वो केवल क्लाउड वॉच भी बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओनली टूल दैट अलाउ यू टू मॉनिटर और ट्रबल शूट योर फंक्शंस। मतलब अगर आप कोई चाहे कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करना, अगर या फिर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन यूज करना अपनी वेबसाइट में लॉग को चेक करने के लिए, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉग यूज करना है तो केवल केवल आपको क्लाउड वॉच पे ही डिपेंडेंट होना होगा एक एक चीज को ट्रैक करने के लिए। ठीक, ये इसका चौथा लिमिटेशन है। और जो इसका पांचवा लिमिटेशन है वो ये है कि इट्स कोड एग्जीक्यूशन टाइम आउट इज जस्ट 5 मिनट्स। मतलब जो भी इसका कोड है, जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट करता है तो ये मैक्सिमम उसको 5 मिनट दे सकता है, उससे ज़्यादा ये टाइम नहीं दे सकता। तो सपोज कीजिए अगर आपका कोई ऐसा कोड है जो कि 10 मिनट ले रहा है या फिर 15 मिनट ले रहा है, तो उस चीज़ को लैम्डा सपोर्ट नहीं करता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी आप कह सकते हो कि लिमिटेशन है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पे केवल वही कोड डिप्लॉय कर सकते हैं जो कि काफ़ी कम समय में एग्जीक्यूट हो जाए। अगर वो कोड हमें ज़्यादा समय ले रहा है, ज़्यादा समय में एग्जीक्यूट होता है, तो उस चीज़ को हम लोग AWS लैम्डा से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि AWS क्या होता है, इससे क्या फीचर है, क्या इसके लिमिटेशन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कोड का। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि हम लोग AWS लैम्डा को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक इसका जैसे यूज स्टिक जो नॉर्मल हम लोग जावास्क्रिप्ट में आपने यूज करते हैं, जो हमारा फंक्शन ये एक आप कह सकते हो कीवर्ड होता है, जो कि ये चेक करने के लिए होता है कि जो हम लोग कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो, प्रॉपर तरीके से हम लोग को यूज करें, कोई भी चीज़ मिस ना करे, हम लोग इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये एक्सपोर्ट हैंडलर ये इसका मेन फंक्शन है जहाँ से ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट डॉट हैंडलर ये कुछ पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम अब सपोज अब यहाँ पे लिखा हुआ जेसन डॉट पॉर्स में इवेंट बॉडी। इवेंट डॉट बॉडी क्या है, मतलब जब भी हम लोग कोई API बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा में हम लोग जो भी हमें डेटा पास करना होता है, जो भी हमें वहाँ से API में हम लोग को जो भी हम लोग डेटा पास करते हैं, ठीक है, उस डेटा को हम लोग कैसे गेट करेंगे, जेसन डॉट पार्स में इवेंट डॉट बॉडी। तो सपोज कीजिए हमने इवेंट डॉट बॉडी में कुछ डेटा पास किया, और वो डेटा में क्या हमारे हमने जब उसको पार्स किया तो हमने उसको कैसे निकाल लिया, यहाँ पे नेम निकाल लिया, ईमेल निकाल लिया और मोबाइल निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने उसको निकाल लिया है। और आप देख सकते हैं जब हम लोग डेटा पास करते हैं तो हम लोग किस टाइप डेटा पास करते हैं, कुछ इस टाइप डेटा पास करते हैं। ये जो इवेंट डॉट बॉडी है, हम लोग वहाँ पर क्या पास करते हैं, जेसन पास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस टाइप से जेसन को पास करते हैं। ठीक है, नेम, ईमेल और मोबाइल। तो उसी नेम, ईमेल और मोबाइल को यहाँ पे हम लोग जेसन डॉट पार्स के थ्रू यहाँ पे हमने उसको ब्रेक कर दिया, और उसके बाद हमने उसकी एक एक जो उसकी की है उस की के हिसाब से हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। अब आपने देखा कि ये जो हमें वैल्यू मिल गई, नेम, ईमेल और मोबाइल, इसके बाद हम लोग इसमें जो चाहे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो खाली मतलब है AWS क्या है, AWS लैम्डा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ये तरीके एक फंक्शन ही तो है ये। ठीक है, इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, डेटा पास करते हैं, मतलब जहां से हमें डेटा डेटा पास करना होता है हम लोग लैम्डा डेटा पास कर देते हैं। वहां पे जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर से हम लोग डेटा क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं किसको, क्लाइंट साइड को। ठीक है, डेटा रिटर्न कैसे करते हैं, जो अभी हमने देखा था, जो कि API गेटवे था, उस API गेटवे को यूज करके हम लोग डेटा लेते हैं और उसी API गेटवे से हम लोग डेटा उसको फिर से वापस पास कर देते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट डॉट हैंडलर है, यही एक्चुअली हम देखा जाए तो हमारा जो AWS का मेन फंक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसने ये 3 पैरामीटर लिया, और इस 3 पैरामीटर में जो हमारा इवेंट है, इवेंट से हमने क्या किया, बॉडी निकाल लिया, और इस बॉडी में हमने जो भी पैरामीटर भेजा था वो पैरामीटर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे वो अभी तो हमने यहाँ पे केवल 3 लिया है, आप जितना पैरामीटर भेजेंगे वहां से आप इस सारे पैरामीटर को आराम से निकाल सकते हैं।
ठीक है। और इस पैरामीटर को निकाल करके आप इसको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर चाहे आपको कोई डेटाबेस में एंट्री करनी हो, डिलीट करना हो, या फिर कोई अपडेट करना हो, या फिर कोई डेटा आपको वहाँ से निकालना हो इस की के बेस पे, तो आप ये सारे इन्फॉर्मेशन मतलब आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया आप फिर से इसी यहीं पे आप फिर से डेटा को रिटर्न कर सकते हैं। तो जो मेरा क्लाइंट साइड होगा वहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो कुछ ये स्ट्रक्चर होता है जो हमारा AWS लैम्बडा होता है, उसका कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।